मित्रों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत काफ़ी समय हो गया है और बहुत ज़्यादा उबाऊ, झल्लाऊ कभी हम मीटिंग लिए नहीं हैं और आदत भी नहीं है। इसलिए मैं अपनी बात को बहुत शॉर्ट में और नटशेल में ही रखूँगा। वर्तमान परिस्थितियाँ पॉज़िटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों चीज़ें। यह निर्भर करता है कि हम सोच क्या रहे हैं। हम हमारी खुद की दृष्टिकोण, हमारा खुद का नज़रिया कैसा है? अगर हमारा नज़रिया पॉज़िटिव है तो सबको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर हमारा ही दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाएगा, तो हमारे सानिध्य में जितने लोग आएँगे, सब नकारात्मक हो जाएँगे। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता छोड़ कर के चले गए संस्था को। आज वो नेगेटिव है और नकारात्मक बोलते भी हैं, बहुत नकारात्मक बोलते हैं। ढूँढ-ढूँढ के ले आते हैं और नकारात्मक तो इतना बोलते हैं कि उसमें झूठ का मिक्सचर कर देते हैं। अभी मैं 11 तारीख को एक चैनल है उसका नाम तो नहीं लूँगा। एक चैनल है अभी 11 तारीख को डिबेट चल रहा था और एक कार्यकर्ता साथी ही सहारा से छिटक करके बाहर निकले हैं। ऐसा कहा जाता है, अब है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम क्योंकि जिसके पास ज्ञान का अभाव है, वो अपने को उच्च पद पर बैठा हुआ कार्यकर्ता मानता है, तो मैं नहीं मानता उसको कि वो कार्यकर्ता है। महान बेवकूफ़ मैं समझता हूँ, मैं अपने मेरा अपना विचार है। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आप लोग ऐसा कुछ न सोचें, मेरा अपना विचार है। 11 तारीख के डिबेट में वह व्यक्ति कह रहा है, खुले मन से बोल रहा है और बड़ा बोल्डली बोल रहा है। देखिए, बेवकूफ़ों की कमी नहीं है अपने देश में, बड़ा बोल्डली ऐसे ही बेवकूफ़ लोग दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं अध्ययन एक दिन कर रहा था तो मैंने पाया कि क्या बात है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक जो है एक्टिविटी शुरू हुई, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। तो वहाँ पाया कि वहाँ शिक्षा का कुछ अभाव होने के कारण निवेशक हमसे अलग हो गए और उनको बहकाने वाले लोग अग्रेसिव हो गए और झूठ-साँचे उसमें डाले। मैं 11 तारीख को बैठा था और उस डिबेट को देख रहा था ध्यान से। उसमें उस व्यक्ति ने कहा कि सहारा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ही नहीं किया। हुआ क्या चीज़? उसने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 31 अगस्त 2012 को। अभी माननीय महोदयगण इस पर चर्चा भी किए हैं। मैं पुनः उसी पर जा रहा हूँ क्योंकि वह व्यक्ति उस मंच पर बोल रहा था और वो पूरी हिंदुस्तान में चूँकि डिबेट चल रहा था तो देख रहे थे लोग। वो चैनल कुछ ऐसा है कि हम ही आप लोग उसको प्रसारित भी कर चुके हैं उस चैनल को। तो उसने कहा कि 31 तारीख को ऐसा-ऐसा आया था और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पैसा निवेशकों को 15% ब्याज के साथ वापस करना है। तो वहाँ एक वकील साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि अगर आपकी बात में सच्चाई है तो आप प्रूफ के साथ इसको प्रस्तुत करिए और इसको नोट कराइए। 16 सितंबर को। 16 सितंबर को आदमी उसी चीज़ को लेके आता है और उसका टोन बदल जाता है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ने जो आदेश दिया था, उस आदेश में स्पष्ट शब्दों में लिखा था 15% ब्याज के साथ सेबी को रिटर्न करना और सेबी फिर निवेशक को फाइंड आउट करेगी और वो भुगतान करेगी। निवेशकों को गुमराह किसने किया? आपने यह क्यों कह दिया कि 15% ब्याज के साथ सहारा को वापस करना था? क्यों कहा ये बात? लोगों को मिसगाइड करने का काम आपने क्यों किया? ऐसे लोगों को चुन-चुन करके, खोज-खोज करके उनके ऊपर उनकी वीडियो को ही आधार बना करके एफआईआर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इनके मनोबल, इनके हौसले इसलिए बढ़ गए क्योंकि हमने बोला नहीं, हमने समय पर बोला ही नहीं, चुप रहे। वो तो ज्ञानदान परिवार का आभार है। पूरे देश को आभार महसूस करना चाहिए कि अगर ज्ञानदान परिवार आगे नहीं आता, तो ये आत्महत्याएँ और बढ़ती। अभी वो बैठ करके कल ही डिबेट में बैठ करके कह रहा है, मेरे पास एविडेंस है। उस दिन भी कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का हम पीडीएफ रखे हैं, एविडेंस है। आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो किसी से समझ लो यार। झूठ-साच बोल करके लोगों को गुमराह करने से अच्छा है, आप ठीक से पहले समझ लो, उसमें आदेश में आया क्या है? अगर अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो या फिर लोगों को मिसगाइड करना बंद करो। अगर अंग्रेजी अच्छी हो, ज्ञाता चूँकि वो बन रहे हैं कि ज्ञाता है, तो ज्ञाता है तो ठीक है, अच्छी है, होगी अंग्रेजी, तो झूठ क्यों बोले?
दूसरी बात, माननीय महोदय ने कहा, हम लोग भी प्रबंधकीय दायरे में आते हैं, हम लोगों को भी जहाँ तक जानकारी है, हम लोगों से भी कहा गया था भुगतान के लिए, बैंक ने हाथ खड़े कर दिए थे, चेक देने से इनकार कर दिया था। डीडी की हम लोगों ने बात किया तो डीडी भी प्रिंटेड होने के लिए चाहिए ना उतने अमाउंट में, नहीं था। चीजों को जानते नहीं, बताते हैं। कल एविडेंस लेकर के आए कि 4000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। और ये मतलब ये प्रमाण तो वो लेकर के रखे हुए हैं, लेकिन हम जहां तक हमने अध्ययन किया है और पाया है कि लोगों ने आत्महत्या किया और ये गिनने के लिए बैठे थे। ये गिन रहे थे कि कितने आत्महत्याएं आज हुई, कल हुई, परसों हुई, और ये आत्महत्याएं क्यों हुई, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। मूल जो चीज है उस पर किसी ने आज तक चर्चा ही नहीं किया। मूल चीज ये है कि आत्महत्या इन्हीं विरोधियों के माहौल खराब करने की वजह से हुई। यही विरोधी लोग वीडियो बना के कहते थे कार्यकर्ता पैसा ले गया है तो कार्यकर्ता से मांगो, उसे मारो पीटो, वही देगा। आपने तो कार्यकर्ता को पैसा दिया था, क्यों कहे भाई? ये माहौल खराब करने के लिए कहे? आपको इतनी भी ज्ञान नहीं है कि जो पैसा कार्यकर्ता ले आया उसके बदले में उसने बांड दिया है, उसमें 10 रुपया भी कम नहीं होगा, और बांड सारा इंडिया का है। तो गुमराह किसने किया, हमने कि आपने? और क्यों किए? इस बात को आधार करके फाइल होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इनके माहौल खराब करने की वजह से कार्यकर्ता डिप्रेशन में गया और वो आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ। ज्ञानदान परिवार अगर नहीं आता तो और आत्महत्याएं बढ़ती। ऐसे लोगों को रोकने के लिए जरूर इनके ऊपर एफआईआर हो और खोज खोज के हो। ये लोग जहां जहां गलती कर रहे हैं वहां वहां इनको निकाल करके एफआईआर होनी चाहिए, मेरा मानना है। पोर्टल अभी बना है और सरकार बिल्कुल सब कुछ जांच कराने के बाद, हम आप सभी लोग जानते हैं कि 18 जांच एजेंसियां हमको बंद करके रखी हुई हैं, हमें फ्रीज करके रखी हुई हैं, हमारे ऊपर सीजर कर रही है। ये सरकार बोलती है, हम नहीं बोल रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है। 18 जांच एजेंसियों ने हमारे ऊपर बैन लगाया हुआ है। 18 जांच एजेंसियां, एक दो नहीं। सोने खाली है क्या? इसके बावजूद भी हम खड़े हैं। आप कल्पना करिए कि प्रशासन और शासन सत्ता में बैठे हुए लोग जिस दिन जिसको चाहते हैं वो मिट्टी में मिला देते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा अभी कहीं कहीं मिट्टी में मिलाने की बात आती रहती है। और हाल ही में हम लोगों ने देखा भी, हमारे क्षेत्र में एक हाईवे का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। माननीय मोदी जी सब जगह काम करा रहे हैं, आभार है, पूरे देश आभार व्यक्त करता है। हम भी महसूस करते हैं कि जो मोदी जी काम कर रहा है वो कोई और नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। मैं प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, क्षमा चाहते हैं। वो घटना हमने हमारे सामने घटी थी। एक उन बीजेपी पार्टी के पूर्व प्रमुख रह चुके और बहुत अच्छी बिल्डिंग थी, सड़क पर ही था, अधिग्रहण गवर्नमेंट कर चुकी थी, बिल्डिंग का पैसा मिल चुका था, इसके बावजूद भी वो घर गिरा नहीं रहे। जो कंट्रक्टर था जिसने लिया था उसको कंस्ट्रक्शन करने का काम, रोड का, वो परेशान था। प्रशासन से लेकर के एक दिन बात हुई और एक ही दिन सारा प्रशासन आया। 45 मिनट में 2 मंजिला भवन बहुत बड़ा था, एकदम मिट्टी में मिल गया। आप कल्पना करिए, आपके कंपनी को, आपकी संस्था को, आपको बर्बाद करने के लिए पिछले 12 सालों से, मैं 2008 से ही बात कर रहा हूँ, 8 से अगर जोड़ेंगे तो 14-15 साल हो गए। आपको खत्म करने के लिए सबने एड़ी से चोटी तक जोर लगाया और आपकी ताकत इतनों का प्रताप है कि हम आप यहाँ खड़े होकर के बात कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं। बीच में हम लोगों ने कनेक्टिविटी नहीं मिली, हम लोग जुड़ नहीं सके, अदरवाइज हमारे कार्यकर्ता नहीं जाते, हमसे बिछड़ नहीं पाते और आत्महत्या बहुत नहीं हो पाती, होती ही नहीं। हम उन सभी साथियों को बताना चाहेंगे कि इन लोगों ने गलती कहाँ की जो विरोध में खड़े हुए। देखिए, गलती इंसान है तो होती ही है, वो अपना कमी मानेगा नहीं कभी, हम हमारे कहने से वो नहीं मानेगा, लेकिन हमने जो एनालिसिस किया है वो सभी कार्यकर्ताओं को बताना बहुत जरूरी है
कि नकारात्मक ग्रुप को तत्काल जहां कहीं हो आप उसको ब्लॉक करिए, छोड़िए, उसको रिपोर्ट कर दीजिए या नॉट इंटरेस्टेड दबाइए, आप उससे उसमें मत जाइए। आप स्वयं से सोचिए कि संस्था अगर सही नहीं होती तो ये 15 सालों से हम जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, फिर भी खड़े हैं। खड़े रह पाते क्या? खुद से पूछिए, हमसे मत पूछिए। हम सही नहीं होते तो हम खड़े होते क्या? हम सही नहीं होते तो सरकार हमारे लिए भुगतान की व्यवस्था करने की बात करती क्या? इनको घूम-घूम के बताने की क्या ज़रूरत है? ये जाँच एजेंसी है क्या? ये कोई जाँच एजेंसी है, सीबीआई है, क्या है? ये डिबेट में चले जाते हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह और वहाँ जाकर के झूठ-सच बोलना है, सही कुछ नहीं बताना। कल अभी हमने उसमें एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति बोल रहा है, उसके पीछे 2-3 लोग खड़े हैं उसको प्रॉम्प्टिंग करने के। हमने प्रॉम्प्टिंग कराते हुए चूँकि नाटक मंडली सॉरी अपने गाँव में नाट्य समिति चलती थी, तो हम लोग नाटक का मंचन भी करते थे। तो पीछे के पर्दे के पीछे से डायरेक्टर्स वगैरह रहते थे। अगर किसी को असुविधा होती थी कुछ बोलने में, डायलॉग छूट गया, तो वो धीरे से प्रॉम्प्ट कराता था। कल हमने देखा उस बेचारे को, एक व्यक्ति बोल रहा है, उसके पीछे 3 लोग खड़े हैं, उसको प्रॉम्प्ट करा रहे हैं कि ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। और ऐसे ही एक दिन और हमने देखा कि एक महिला बेचारी आई, वो अपनी बात रख नहीं पा रही थी, पीछे से एक व्यक्ति कह रहा है, "ये भी बोल, ये भी कहो, वो भी कहो।" यानी आप लोग कहना नहीं चाहते, आप उससे ज़बरदस्ती कहवा रहे हैं, ये गलत है। आपके पास ज्ञान है, आप स्वयं बोलिए, 3 लोगों को पीछे खड़ा करने की क्या ज़रूरत है? इसका अर्थ है कि आपके पास कुछ ज्ञान नहीं। आपके पास कुछ भी ज्ञान नहीं। ज्ञान होता तो व्यक्ति स्वयं बोलता है। मैं इन्हीं इन्हीं विरोधियों का मैं अभी जो उपलब्धियाँ हैं वो बता रहे हैं। ये लोग अपनी-अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि हमारी वजह से ये हो गया, हमारी वजह से ये हो गया, हमारी वजह से ये हो गया। इनकी वजह से क्या हुआ? इनकी वजह से हमारे जमाकर्ता जो भोले वाले थे, जो नहीं समझ कोई कानून व्यवस्था या क्या है, कैसे है, हमारे ऊपर क्या लगा है, एम्बार्गो लगा है, नहीं लगा है, नहीं जानता निवेशक, उसको बरगलाए ये लोग। उसको बरगलाए और वो 3000 लोगों ने ले जा करके सीआरसी में कंप्लेन किया। कंप्लेन वो नहीं किया, वास्तव में कंप्लेन ये की क्योंकि कल उन्होंने इस बात को कबूला भी कि हम निवेशकों को ले गए हम लोग। उस डिबेट में कल के उन्होंने इसको कहा, हमने स्पष्ट सुना। माहौल खराब करने से क्या भुगतान हो गया? कोर्ट में या सीआरसी से बंद कराने के बाद क्या भुगतान तेज होने लगी? माने दिल्ली हाई कोर्ट में यही लोग जा करके स्टे करवा दिए। बताएं सबको, घूम-घूम के बताएं, चैनल पर भी बताएं, डिबेट में भी बताएं। क्या इनके रोक स्टे करा देने से भुगतान तेज हो गई? परिस्थितियां और खराब हुई इनकी वजह से। ये नहीं बताते हैं कि हमारी वजह से भुगतान प्रभावित हुआ, हमारी वजह से परिस्थितियां और खराब हुई। दुनिया का कौन सा बैंक होगा या कौन सा बैंक है जिस पर चारों तरफ से रोक लगा दिया जाए और केवल भुगतान का रोड मैप मांगा जाए और वो बता सके? कोई नहीं कर सकता ऐसा। इम्पॉसिबल, असंभव। हम फिर भी उस बुरे दौर में भी जो हो सकता है कर रहे हैं। छोटे-मोटे भुगतान भी हम लोग करते हैं, आज भी करते थे। जैसे-तैसे। रही बात इन्होंने कहा कि उसको उसमें से ले गए, क्यों शॉप में ले गए। मेरे ब्रांच पर एक भी केसेज़ नहीं है। फिजिकली आकर के वेरिफिकेशन जिसको कराना हो, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि फिजिकली जिसको कराना हो कर लो। मैंने कन्वर्ट नहीं किया। मैं प्रबंधक हूँ, मुझे काम करना है, मुझे संस्था के बीच में भी रहना है और जमाकर्ता के बीच में भी रहना है। दोनों को बैलेंस भी करना है। तो झूठ आप बोल रहे हैं। हमने जो देखा, हमने जो समझा, हमने जो पाया, उसमें संस्था कहीं भी गलत नहीं। रत्ती भर मतलब लेस मात्र संस्था गलत है ही नहीं। यह थोड़ा समय लगेगा आपको समझने में, हमको समझने में। परिस्थितियां खराब है, माहौल खराब है, हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और हम भुगतान जब नहीं कर रहे हैं तो सारे आरोप मतलब भुगतान को लेकर के ही हमारे ऊपर लगता है। इसके अलावा कहीं भी कोई भी निवेशक आज तक हमारे ऑफिस में आता है, मैं उससे एक सवाल कर देता हूँ। बहुत बोलते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, सुन लेते हैं। जितना सुनाना होता पहले सुन ले। सुनने के बाद जब वो खाली हो जाता है बोलकर, अब उसके पास रहता नहीं, तो हम बोलना शुरू करते हैं, भैया हम आपको पेमेंट भर नहीं कर पाए,
आप इतना कुछ सुना दिए, ठीक है, अच्छी बात है, संस्था में पैसा जमा है, हम अपने घर नहीं रखते हैं। आप जिस तरह से कह रहे हैं हम स्वीकार कर ले रहे हैं, आपकी ये पीड़ा हो सकती है, लेकिन एक चीज बताइए हमको कि केवल भुगतान सहारा नहीं कर पा रही, इसके अलावा और कौन सी देशद्रोह के आरोप हैं, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, कौन सा ऐसा काम कर दी है जिससे इतने खराब है माहौल और सब लोग इस तरह से सोचते हैं? आप सोच के बताइए। तो आज तक कोई हमको जो सबसे लगभग पूछते हैं कि आप हमको बताइए, सोच के बताइए, कोई नहीं बताता है। नहीं यार, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि केवल पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हो, बाकी तो मैं भी नहीं जानता। परम कुछ सहारा श्री जी के बारे में भी उन लोगों की राय अच्छी ही है, किसी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं वो अच्छे आदमी नहीं है, सब व्यक्ति कहता वो अच्छे आदमी है। जो लोग, कुछ लोग मिले भी हैं उनसे, चाहे जहां मिल लिए हो, हालांकि कार्यकर्ता नहीं है, ऐसे भी जमा करता हमारे यहाँ आते हैं जो परम को सहारा श्री जी से कहीं मिल लिए हैं। वो बोलते हैं इतने अच्छे इंसान है कि हम कल्पना भी मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो कितने अच्छे इंसान है। और लोग टीवी पर, डीबे पर, यूट्यूब पर आकर के उनके बारे में अनर्गल सनर्गल प्रलाप करते हैं। अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। हमारी आज परिस्थिति बहुत अच्छी होती, हम मार्केट में आज भी बहुत अच्छे कैप्चर रहते, हमें अगर रोका नहीं गया होता, हम भुगतान को हो सकता है अब तक माइनस कर चुके होते। बहुत सारी माताओं बहनों की शादियां रुक गई, तो ये विरोधियों की वजह से रुक गए। ये जो चिल्लाते हैं ना डिबेट में, रुक गई शादी नहीं हुई, अरे भाई काम रोक दिए आप तो शादी कैसे होगी? हम लोग तो वो भी करने के लिए तैयार थे, हमारा काम कहीं से पैसा आएगा, मार्केट से ही कलेक्शन करते, जिसकी शादी हो उसको हम पहली प्राथमिकता में रख करके भुगतान करते। जिनको जरूरत नहीं हो उनको हम समझा लेते हैं, आज भी हम समझाने में सफल हैं, तब खड़े हैं ना। एक बहुत मार्केबल बात कल वो बोल गया, क्योंकि चैनल पर बोला है इसलिए हमको बोलने में अब संकोच नहीं है इस बात को कि हम कुछ कह रहे हैं, क्षमा चाहते हैं, आप लोगों को अच्छा ना लगे तो हम पहले ही क्षमा मांग ले रहे हैं। वो आदमी कल बोल गया कि आज भी माननीय कोर्ट का जो है अवहेलना हो रहा है। हो क्या रहा है कि आज भी लोग कलेक्शन ले रहे हैं सादे कागज पर, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन उसने बोला कि मेरे पास इसके एविडेंस है, हम देंगे एविडेंस। कल्पना करो यार, इतना करने के बाद देश में जनता से बड़ा और कौन हो सकता है? चाहे सरकार हो, चाहे न्यायालय हो, जो भी हो, एसपी, डीएसपी, डीएम, सब जनता के लिए है। अगर जनता आज भी सहारा के साथ खड़ी है, जैसा कि तुम कह रहे हो कि आज भी लोग दे रहे हैं, कोई मूर्ख नहीं होगा ना। अगर दे रहा तो ये सहारा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम अन्यथा नहीं ले रहे हैं, ऐसा है नहीं कहीं। लेकिन वो जैसा कहा, अगर ऐसा सच है तो मैं शाम को जब सो रहा था तो सोच रहा था कि सहारा कितनी बड़ी मतलब कंपनी है, कितना लोगों का विश्वास है, ट्रस्ट है। तो जनता से बढ़ करके न्यायालय है क्या? क्या इस देश का न्यायालय जनता से ऊपर है? किसी देश का न्यायालय नहीं हो सकता, तो हमारे देश का कैसे हो? संविधान जनता के लिए बना है, सरकारें जनता के लिए बनती है। जनता अगर आज भी सहारा पर ट्रस्ट कर रही है तो ये उपलब्धि सहारा की है। हम बिम्स में कलेक्शन ले रहे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। हम ई स्कूट रेंटल प्लान में कलेक्शन ले रहे हैं, वहां तो आप नहीं बोल सकते। और 9 जोन में आपके आपके सामने 9 जोन में हमारे क्रियाकलाप चल रहे हैं, हम कलेक्शन ले रहे हैं। हाँ, सीना तान के कहते हैं हम ले रहे हैं और जमा करता हमको दे रहा है, उसके भरोसे को देखिए। आपके विरोध करने के बाद भी कोई असर नहीं है तो आप हार मान लीजिए, क्योंकि जनता सहारा के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। कार्यकर्ता ही नहीं, हमारे सम्मानित जमाकर्ता भी हमारे ब्रांच पर आते हैं और सहारा श्री जी की अब तारीफ ही करते हैं। समय धीरे धीरे बदलने लगा है, लोगों के टोन बदलने लगे हैं, बात करने का लहजा बदल गया है। किसकी बदौलत? हम लोगों ने प्रयास किया क्या? हम लोगों में से किसी की ऐसी हैसियत नहीं है, क्षमता नहीं है कि हम लोग ये चीज कन्वर्ट कर सके। यह डाइवर्जन हो गया हमारे प्रबंधन की सोच के बदौलत।
आप लोग गर्व करिए हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में जब गर्व करेंगे, गर्व की अनुभूति करेंगे, तब आपको महसूस होगा कि हमारी संस्था, हमारे परम पूज्य सहारा श्री जी कितने अच्छे इंसान है। 12 नहीं 15 सालों से आपका इंतजार किया जा रहा था कि आप गलती करो, आप मिस्टेक करो और हम रोक दे, सब कुछ बंद कर। आपने गलती नहीं किया, इसके बावजूद भी केवल 3000 लोगों के आवेदन, जहां तक हमको जानकारी है कि लगभग 3000 से ज्यादा लोग आवेदन नहीं किए थे सीआरसीएस में। और सीआरसीएस का अधिकारी आईएएस स्तर का अधिकारी होता है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, अगर मैं तैयारी करता तो संभव है कि मैं भी आईएएस होता। मेरा इरादा कुछ और था, हमने अलग किया। आज के डेट में मैं अपने गांव में ही अपने उम्र के लोगों से अगर कल्पना करूं, या अपने छोटे से, मेरी जितनी एजुकेशन है अभी उतनी शिक्षा किसी ने नहीं ले रखी। मैं कंप्यूटर के बारे में भी एक्सपर्ट हूँ। मैंने लगभग 12 सालों तक छोटी कक्षा से लेकर के इंटर तक के बच्चों का शिक्षण कार्य भी किया है, उसमें साइंस और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग मूर्ख हैं और सहारा से आज भी कोई बरगला करके हमको जोड़ा हुआ है। मैं तो पहला व्यक्ति इधर समझता हूँ कि ऐसा हूँ, मुझे कोई समझाने नहीं आया था कि सहारा में आओ जुड़ जाओ। अक्सर हम लोग तो जाते ही हैं सबके पास, मुझे कोई भी आज तक समझाने नहीं आया कि सहारा में जुड़ जाओ। मैं सहारा में जुड़ने के लिए अपने सीनियर के पास चला और सीनियर हमारा इंटरव्यू लिया और उनको ठीक लगा, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया और वोट दे दी। मेरी उस समय कोई मतलब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं तो बुरा लगता है, इसलिए मैं ऐसे अपने ही शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, आप इसको अन्यथा नहीं ले। मेरी कोई हैसियत नहीं थी, वास्तव में नहीं थी। आज जो कुछ हूँ इसी संस्था की बदौलत। और इस संस्था ने कहीं कोई गलती नहीं किया, मैं क्या साथ छोड़ दूंगा। पहली बात, गलती नहीं करने पर मैं इस संस्था को छोड़ नहीं सकता, मैं उसके साथ और मजबूती से जुड़ जाऊंगा, जुड़ता हूँ। जितनी आप दाबेंगे उतना ही मैं क्लोज हो जाऊंगा। ये मेरी बचपन से फ्रेंड्स के साथ भी, हमारे जो फ्रेंड है, हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, वो हाई स्कूल से ज्यादा नहीं पढ़े थे और व्यवसाय से वो ड्राइवर थे, लेकिन बचपन का मित्र होता है और क्लोज फ्रेंड रहा। जब तक वो रहा तब तक हम दोनों ने अपने धर्म को निभाया और ऊपर वाले की जो भी मर्जी होती है किसी की चलती नहीं। कैंसर हो गया और वो चले गए। मैं यही बता रहा हूँ, मैं जिसके साथ जुड़ता हूँ बहुत क्लोजली जुड़ जाता हूँ, छोड़ता नहीं। और इस परिस्थिति में मैं संस्था को कदापि नहीं छोड़ सकता। यही भावना लेकर के मैं बुरे परिस्थिति में खड़ा होकर के काम कर रहा हूँ। जितना हो सकता है मैंने पॉजिटिव का वातावरण तैयार करके रखा हुआ है। सब कुछ ठीक है और आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। बस थोड़े दिन की और इंतजार करना है मित्रों। हमारी संस्था पुनः वापस कर रही है, यह आपको दिखने भी लगा हो। अब न कोई एफआईआर हो रहे हैं, न कोई केस हो रहा है, बल्कि अब धीरे धीरे भुगतान की तैयारी भी एकदम बिल्कुल चरम पर है। तो अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, अब हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब हमारे सारे चीजें खोले जाएंगे, तब हमको एक बार पुनः दिखाना है कि हम यही हैं। हमारे सारे जो 13 लाख कार्यकर्ता है वो ऐसे नहीं है कि है नहीं है, वो आज भी है। हम 4 लाख हैं, लेकिन वो आज इसलिए खड़े हैं कि उनको समझ में ही नहीं आया कि हम करें तो करें क्या। वो भी इंतजार कर रहे हैं खुले और हम काम करना शुरू करें, फिर पुनः हमारी संख्या वैसे ही हो जाएगी। हमें विश्वास है, बस आप लोग भरोसा बनाए रखिए। संस्था ने कभी कोई गलती नहीं किया, इसलिए हम खड़े हैं। अगर संस्था गलती की होती तो हम खड़े नहीं रहते, हम उसके लायक रहते ही नहीं, और न तो इस मंच पर आकर के बोलते। सत्य परेशान होता है और युगों युगों से, अभी सर ने भी बताया, युगों युगों से यही कहानी है, जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसको परेशानियां बहुत झेलनी पड़ती है। हमारी संस्था उसी परेशानी को झेल रही है जो भारत का इतिहास रहा है, जो भारत का इतिहास रहा है। और जो लोग परेशान किए हैं सत्य को, वो मिट्टी में भी मिले हैं, ऐसे नहीं मिले हैं तो ईश्वर उनको मिलाया है। क्योंकि इस
कहते हैं भारत धरती पर ईश्वर का हमेशा कहीं न कहीं आगमन होता रहता है, और वर्तमान में तो हनुमान जी जीवंत रूप में है, माता वैष्णो जीवंत रूप में है। तो अगर ईश्वरीय शक्ति हमारे देश में है तो निश्चित ही इसका दोष लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसकी पीड़ा हम लोगों ने झेली है, हम लोगों ने महसूस किया है, हम लोगों ने बिना किसी गलती के कितने टार्चर हुए हैं, कितनी परेशानियां हुई है हम लोगों की। तो वो पाप कहाँ जाएगा, लगेगा, क्योंकि उन लोगों ने पाप किया है, क्राइम किया है। क्राइम तो न्यायालय भाषा हो गई, और पाप जो है न्याय नहीं भी हो सकती, लेकिन लगेगा जरूर, होगा जरूर। वो जो अपने को सर्वोच्च शक्तिमान समझ बैठे थे, भ्रम में थे, आप कुछ ही दिनों बाद देखिएगा यह भी दोष उनके ऊपर जब करेगा तो उनकी परिस्थितियां कैसी होगी। क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता आज बददुआएं दे रहे हैं। आज जिस परिस्थिति में कार्यकर्ता वही जानता है, उसका दिल जानता है। सभी कार्यकर्ताओं से मैं पुनः अपील करूंगा, मैं यह निवेदन करूंगा कि संगठित रहिए और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दान परिवार से जुड़िए, चाहे कुटुंब में से जुड़िए, चाहे जैसे भी जुड़े रहिए, आप कनेक्टेड रहिए। आप लोगों को हमको ताकत दिखानी है अपनी, कि हम ये थे, ये हैं और यही रहेंगे। हमको कोई तोड़ नहीं सकता, हमारी एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे जितनी ताकत लगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।